हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट में। बेटा आज यहाँ पे एक नई शुरुआत हो चुकी है जिसमें हम बायोलॉजी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, जिसमें आपके जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सिर्फ आपका दीर्घोत्तरी छोड़ के दीर्घोत्तरी के जो जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम में दीर्घोत्तरी आते हैं वो हम देखेंगे। उसके लिए आपको अगली एक 1 शॉट आएगा। इसमें आपके ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव यानी कि जो 1 नंबर से लेके 3 नंबर के बीच में जितने भी क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे बिल्कुल आपकी जो सिलेबस है वो खत्म हो चुका है उनके लिए ये एक रिवीजन के तौर पे है कि आपने थियोरी बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, बस आपको यहाँ पे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और जो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो पहले मौज मस्तियाँ करके अब स्टार्ट किए हैं पढ़ने के लिए, तो उन सभी के लिए ये है कि आप थियोरी के साथ साथ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर वाइज होगा तो आप थियोरी के साथ साथ थियोरी कंप्लीट करो, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेली आपकी क्लासेस चलेगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका जो सिलेबस है, कुछ ऐसे भी बोर्ड है जिनमें कुछ चैप्टर वो कट गए हैं और कुछ ऐसे बोर्ड है जिनमें कटा नहीं है। क्योंकि कोरोना काल में क्या हुआ था कि जो हमारी पढ़ाई थी बिल्कुल ही स्कूल सब बंद हो चुके थे, बस हमें पेपर ही देना था। तो गवर्नमेंट की तरफ की से क्या हुआ था कि जो 30% जो हमारे सिलेबस थे वो कट गया था। तो कुछ बच्चों को अभी भी ऐसा डाउट है, जैसे कि जो एक विकास का चैप्टर है ना, उस चैप्टर में बच्चों को डाउट ये होता है कि नहीं ये कट गया, खास करके जो यूपी बोर्ड वाले हैं। तो ये जो चैप्टर है बेटा ये आपको पढ़ने हैं। इसके बाद जो आपका पहला चैप्टर है जीवों में जनन। ठीक है, तो कुछ ऐसे भी बोर्ड है जिसमें ये चैप्टर पढ़ने हैं और कुछ ऐसे बोर्ड है जिसमें ये चैप्टर नहीं पढ़ने हैं। तो आज जो मैं क्लास आप लोगों की स्टार्ट कर रही हूँ ये मैं करूंगी चैप्टर 2 से। ठीक है, चैप्टर 2 से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। ये आपकी पूरी सिलेबस है जिसमें कि आपकी बायोलॉजी में पूरे 5 यूनिट पढ़ना है। और 5 यूनिट में से कौन से ऐसे यूनिट है जिसमें आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं या आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर अच्छा देगा, है ना। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपके 500 यूनिट है तो 500 यूनिट में आपके बराबर क्वेश्चन आएंगे, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होती है जो हमें ज्यादा पढ़नी होती है और ज्यादा नंबर भी हमें देती है। ठीक है, तो आपका ये जो पहला यूनिट है जीवों में जनन, ये जनन वाला जो चैप्टर, इसमें आपको पौधों के बारे में भी देखना होता है और जंतुओं के बारे में। तो ये जीवों में जनन वाला जो चैप्टर है, कुछ ऐसे बोर्ड है जिसमें कट गया है और कुछ ऐसे जिसमें पढ़ना है। ठीक है, बाकी ये तीनों जो है सभी बोर्ड के लिए पढ़ना है। ओके, इसी तरह आपकी जितनी भी यूनिट है, सेकेंड यूनिट में क्या है, वंशागति विविधता का सिद्धांत, विकास, वंशागति का आणविक आधार, ये आपकी सेकेंड यूनिट है। ये यूनिट किसी भी बोर्ड का बच्चा हो, चाहे आप यूपी के हो, बिहार के हो, झारखंड के हो, राजस्थान के हो, कहीं के भी, एमपी कहीं के भी हो, ये एक ऐसी यूनिट है बेटा आपकी जो वंशागति विविधता के सिद्धांत, वंशागति का आणविक आधार और विकास वाले जो चैप्टर है, हर एक बोर्ड में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक जेनेटिक रूप से है ना, एक हमारे विकास देता है कि जितने आज हम विकसित हुए हैं, है ना, एक आधुनिक मानव के रूप में है, जितने भी एक छोटा से छोटा जीव विकसित होकर एक नए जीव में चेंज हुआ है, ये हमें पूरा विकास बताता है। तो ये आपके एग्जाम के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण यूनिट है। अब इस तीनों यूनिट में से सारी पूछी जाती है। फिर आपका रहता है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, खाद्य उत्पादन, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। ठीक है, ये जो 3 चैप्टर है इसमें से भी 14 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो हालांकि इसमें से आपके लॉन्ग नहीं पूछे जाते, ज्यादा से ज्यादा करके शॉर्ट आते हैं और कभी कभी आपसे टिप्पणी पूछी जाती है। 1-2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग मिल जाएंगे, नहीं तो टिप्पणी यानी कि जो 3 नंबर के आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट में 10 नंबर के, ठीक है, थर्ड यूनिट से बस 10 नंबर पूछे जाते हैं। जो प्रौद्योगिकी का सिद्धांत है, बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के जो प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस है और एप्लीकेशन है। ठीक है, इसमें सिर्फ 10 नंबर, ज्यादा नहीं पूछे जाते। आता है आपका 5वां, जिसमें आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन पढ़ना है, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पढ़ना है और पर्यावरण के जो मुद्दे हो गया और इकोसिस्टम पढ़ना है। इसमें से भी आपके 14 नंबर आते हैं। इसमें भी आपके बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं पूछे जाते। अगर लॉन्ग क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में देखो आएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपकी पहली और दूसरी यूनिट से। ठीक है, और देखो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने का एक अलग ही वो महत्व होता है, क्योंकि तुम शॉर्ट पढ़ो या मत पढ़ो, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन तुमने अगर अच्छे से लॉन्ग तैयार कर लिए तो कहीं से भी चाहे शॉर्ट आएगा चाहे ऑब्जेक्टिव आएगा आप कर लोगे, क्योंकि कहीं बाहर से चीज नहीं पूछेगा। जो लॉन्ग होता है लॉन्ग से ही शॉर्ट बना दिया जाता है। अगर आपका लॉन्ग क्लियर तो सब क्लियर। ठीक है, तो चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें देखो कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे, कुछ सब्जेक्टिव भी देखेंगे। अब कुछ बच्चों का ये भी आ रहा होगा कि नहीं पहला वाला चैप्टर, तो
पहला वाला चैप्टर देखो मैं स्टार्ट इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक आप लोगों के अंदर की कमी है। कमी क्या है मैं बताऊं, आप लोग पढ़ते कम हो, क्वेश्चन ज्यादा करते हो, है ना। क्लास स्टार्ट होती नहीं है, क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा आने लगते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपको क्या करना है क्या करना है वो नहीं पता है, स्टार्ट हो जाएगा कट गया कट गया कट गया, है ना। ये समझोगे नहीं कि आपको टीचर्स क्या समझा रहा है। इसीलिए ये जो चैप्टर है वो आप पढ़ोगे। अब ऐसा नहीं कि जिस बोर्ड में वो बच्चा सोचेगा कि नहीं हमें पढ़ना ही नहीं है या हमें पढ़ाया नहीं जाएगा, पढ़ाया जाएगा, वो आगे चल के पढ़ाया जाएगा। ठीक है, दोनों को लेके चलना है कि कोई ये ना बोले कि मेरे में है ही नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, और दूसरा बोले कि मेरे में है मैं पढ़ूंगा। इसीलिए सब देखते हुए तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प के नर जनन का प्रतिनिधित्व करता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पुष्प के 4 भाग होते हैं। कोई भी आप फ्लावर देखोगे 4 भाग से ज्यादा नहीं आते, है ना। तो पुष्प का कौन सा भाग है जो नर जनन अंग को है या पुष्प के नर जनन को का निर्माण करता है, जिसमें से आपके 4 ऑप्शन है, पुमंग, जयांग, गुरु बीजाणुधानी और परागण। बताओ, पुमंग है, जयांग है, गुरु बीजाणुधानी है या परागण है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 कि पुमंग। ठीक है, क्या होगा, पुमंग होगा। क्योंकि देखो पुष्प जो है 4 भागों से तो मिलकर बना है, ये भाग है, ठीक है, इसका ये पुष्पासन वाला भाग है। इसी पुष्पासन पे पुष्प के जो चारों चक्र होते हैं वो व्यवस्थित होते हैं। अब ऐसा नहीं कि पुष्पासन में पुष्प के 2 ही चक्र प्रेजेंट है, और हर एक चक्र का अपना अपना एक रोल होता है। ठीक है, ये इसका पुष्पासन वाला भाग होता है, इसी से दल निकले होते हैं। अब पुष्प में दल होना क्यों जरूरी है, क्योंकि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो निषेचन के लिए, है ना, जैसे मानव में निषेचन के लिए बहुत ज्यादा अंग पाए जाते हैं, बहुत ज्यादा अत्यधिक क्रियाएं होती है, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता। तो पौधों में निषेचन के लिए भी तो कुछ ऐसा अंग चाहिए, है ना, कुछ आकर्षित करने वाला अंग चाहिए। तो पुष्प का जो ये बाह्य दल वाला भाग होता है ये आकर्षित करने वाला होता है। क्यों, क्योंकि रंग बिरंगे होते हैं। ये अपने आसपास जितने भी कीट पतंगे आएंगे उस कीट पतंगों को अपने और मोहित करने का कार्य करते हैं, जैसे हम मानव में मोहित करने का गुण होता है ना, जंतुओं में मोहित करने का गुण होता है, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं होता। इसीलिए नेचुरल तरीके से इसमें जो दल होते हैं ये रंग बिरंगे होते हैं, जिससे कि ये कीट पतंगों को अपने ओर आकर्षित करे और इनमें फर्टिलाइजेशन हो सके। ठीक है, और ये वाला भाग, ठीक है, ये जो तीसरा चक्र होता है इसी तीसरे चक्र को हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर पुमंग की इकाई होती है। जब आपको किसी भी पौधे में ढेर सारे पुंकेसर दिखेगा तो आप पूरे समूह को कहते हो पुमंग, है ना, एंड्रोसियम कहते हो। लेकिन अगर किसी एक ही पुष्प है और उसमें पुंकेसर की संख्या 1 है ना, एक ही पुमंग है, तो उसकी इकाई को हम कहते हैं पुंकेसर। और ये 2 भागों से मिलकर बनी होती है, एंथर और स्टेमन। ठीक है, फिलामेंट से बीच में इसका कनेक्टिव होता है जिसको योजी कहते हैं, जो कि बना होता है संयोजी उत्तक का। और ये बीच वाला जो भाग है ये स्त्री केसर का आता है, जिसमें क्या होते हैं, बीजांड प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगुणित कोशिका है। देखो अगुणित और द्विगुणित में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। अगुणित का मतलब होता है जिनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो, है ना। अगर मान लो किसी भी, अगर पौधों को आप देखोगे और मानव में देखोगे, जितने भी जीव हैं चाहे पौधे हैं चाहे मानव हैं, गुणसूत्रों की संख्या भी अलग अलग होती है। तो अगर मान लो 46 है तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, 23। तो 46 है, 2n है तो उसको हम बोलेंगे द्विगुणित। द्विगुणित का मतलब होता है जिसमें 2 जीवों का समावेश हो, है ना, जिसमें एक नर और एक मादा का। अगुणित वो होगा जिसमें या तो नर होगा या तो मादा होगा, उसको हम कहते हैं अगुणित। और अगुणित के साथ साथ उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होगी वो कितनी होगी, 23 होगी। मान लो अगर 16 है तो 8 होगी, है ना, 14 है तो 7 होगी। अलग अलग जीवों में क्रोमोसोम भी अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं कि हर एक जीव में एक ही होता है। तो अगुणित कोशिका है, टैप्टम है, परागकण है, परागमात्र कोशिका है या परागकोश है। बताइए अगुणित कोशिका कौन सी है। और ये बेटा ऐसे क्वेश्चन है, हल्के में मत लेके पढ़ना कि चलो जैसे अब तक पढ़ते आ रहे थे मौज मस्तियां कर लिए, तो मौज मस्तियां करके नहीं पढ़ना है, अब एकदम सीरियस हो जाना है। अगर चाहते हो खुद का नाम करना, अपने पेरेंट्स का नाम करना, आप भी किसी के एग्जाम्पल बनो, जैसे आपके आसपास होते होंगे लोग, और अगर जो अच्छा काम करता है तो अक्सर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उसका एग्जाम्पल देते हैं, तो आप भी ऐसा काम करो कि किसी का एग्जाम्पल बनो।
है ना, उदाहरण बनो। आपको लोग देखें तो आपको उदाहरण के तौर पे आपका नाम ले कि आप भी उनकी तरह बनो। जैसे हमारे जो समाज में महान महान व्यक्ति, उसका उदाहरण आज लिया जाता है। क्यों लिया जाता है? क्योंकि उनके कर्म ऐसे थे, उनके कार्य ऐसे थे, उन्होंने उनकी उतनी मेहनत की थी। ठीक है, तो वो भी आपको करनी है। तो टैपटम है, पराग मात्र कोश का है, परागकण है या परागकोश है। तो हमेशा ध्यान देना अगुणित होता है परागकण, क्योंकि टैपटम की जो लेयर होती है परागकण को, लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करती है, वो हमेशा द्विगुणित होती है। जो पराग मात्र कोशिका है जिससे परागण का निर्माण होगा वो भी द्विगुणित होती है। और जो पराग कोश होगा, पराग कोश में लघु बीजाणुधानी पराग मात्र कोश का टैपटम, तो वो भी क्या होगा? 2n ही होगा। तो हमेशा जो परागकण होते हैं, पोलन ग्रेन होते हैं, वो क्या होते हैं? अगुणित यानी कि n होते हैं। इनमें गुणसूत्रों की संख्या 23 होगी। और जो मादा, ठीक है, जो फीमेल होगी, स्त्री केसर के अंदर जो बीजांड में एक सेल होगी उसकी 23 होगी। जब दोनों आपस में फ्यूजन करेंगे तो 46 हो जाएंगे, यानी कि अगुणित हो जाएंगे। ठीक है, जिससे जायगोट का निर्माण होता है। ओके, नेक्स्ट, किसी परागकोश की लघु बीजाणुधानी की बाह्यतम व सबसे भीतरी परत क्रमशः होती है। किसी भी अगर आप परागकोश को देखते हो तो उसकी 4 परतें होती है। जो लघु बीजाणुधानी होती है जिसमें माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, उसकी 4 लेयर होती है और चारों लेयर का अपना अपना कार्य होता है। तो कोई भी एक परागकोश है और परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे बाह्य परत कौन सी होती है और सबसे अंदर की परत कौन सी होती है? बाह्य का मतलब हो जाएगा कि किसी भी उसके बाहरी, ठीक है, कोई भी उसके बाहर जो अडैप्टेशन हो रहा है, ठीक है, बाहरी जो अनुकूलता है उससे सुरक्षा देगी, है ना, उसके अंदर को लेयर को बचाने के लिए। अब भीतरी का मतलब होता है कि परागकण को पोषण देना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी की एंडोथीसियम व टैपटम, एपिडर्मिस व एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस व मध्य परतें या एपिडर्मिस व टैपटम। बताइए राइट आंसर क्या होगा इसमें? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा कि एपिडर्मिस। ठीक है, जो बाह्य त्वचा होती है और टैपटम होती है, ये सबसे, जो एपिडर्मिस होगी वो सबसे बाहरी परत है परागकोश की, और ये जो टैपटम होती है ये सबसे अंदर की परत होती है जो माइक्रोस्पोर को न्यूट्रिशन देती है। ठीक है, नेक्स्ट, 112 लघु बीजाणुओं के निर्माण हेतु लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कितने अर्धसूत्री विभाजन होगा? देखो, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होता है। ये होता है माइक्रोस्पोरेंजियम में, है ना, लघु बीजाणुधानी के अंदर मेयोसिस डिवीजन के द्वारा माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। तो मानो अगर 112 लघु बीजाणुओं का निर्माण करना है, ध्यान देना, एक लघु बीजाणुधानी से, ठीक है, एक लघु बीजाणुधानी से 4 लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो अगर आपको 112 लघु बीजाणुओं का निर्माण हेतु जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है उनमें कितनी बार अर्धसूत्री विभाजन होंगे? 56, 28, 112 या 224, कितनी होंगी? और ये सारी चीजें पड़ी हुई है, जो पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन है। और जो बच्चे होगा कि नहीं हमें भी नहीं पढ़े हैं, तो वैसे भी बच्चे हैं जो कि भी नहीं पढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा, आधे से ज़्यादा तो पढ़ ही चुके होंगे। ये आपकी स्टार्टिंग है, शुरुआत है, तो ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके होंगे, है ना। बताइए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? तो राइट आंसर क्या होगा? 28 होगा। क्या होगा? 28। अगर 112, ठीक है, 112 माइक्रोस्पोर का निर्माण करना है तो इनकी जो मेगा स्पोर मदर सेल होगी, ठीक है, मेगा मदर जो सेल होगी वो 28 बार अर्धसूत्री विभाजन करेंगी, तब जाके 112 लघु बीजाणु, जिससे परागण, जिसको हम परागकण भी कहते हैं, पोलन ग्रेन कहते हैं, उनका निर्माण करेंगे। ठीक है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसको हम कहते हैं, देखो ओव्यूल है, ओव्यूल का फ्यूनिकल होता है ना, तो वहां पे बीजांड वृंत और बीजांड दोनों एक ही मध्य में जुड़े होते हैं। जैसे हम कहते हैं अगर मानव का हमारा मध्य, हर एक जीव है, ठीक है, अगर सेल है तो सेल का एक अपना एक केंद्रक होता है। आप किसी भी घर में हो लेकिन एक घर का क्या है? केंद्रक है। कोई भी एक वस्तु है उसका एक मध्य भाग जरूर होता है। तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृंत जुड़ा होता है उसे कहते हैं
क्या कहते हैं? निभाग, नाभिका, केंद्रक, माइक्रोपाइल। देखो निभाग और नाभिका में आप अक्सर कंफ्यूज होते हो, है ना, निभाग में और नाभिका में आप अक्सर कंफ्यूज हो जाते हो। तो डायग्राम में देखोगे समझ में आ जाएगा। देखो ये बिजांड का डायग्राम होता है, ठीक है, ये क्या है? बिजांड है। तो ये जो पतली सी डंठल जैसी संरचना होती है इसको हम कहते हैं बिजांड वृंत, ठीक है। और ये जो पूरा चौड़ा भाग है, इस पूरे चौड़े भाग को हम कहते हैं बिजांड। इस बिजांड और बिजांड वृंत के बीच में एक छोटी सी न्यूक्लियस पाया जाता है, दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, एक मध्य भाग होता है, उस मध्य भाग को हम कहते हैं नाभिका। तो नाभिका ये मध्य वाला यानी बिजांड और बिजांड वृंत के जोड़ने के बीच एक स्थान पाया जाता है, केंद्रक होता है, एक न्यूक्लियस होता है जिसको हम कहते हैं नाभिका यानी कि हाइलम। और इस जो बिजांड द्वार है, ठीक है, इस बिजांड द्वार के पीछे जहां पे कोई भी अध्यावरण नहीं प्रेजेंट है ना, कोई भी आवरण नहीं प्रेजेंट है, एक खाली स्थान होता है, उस खाली स्थान को हम कहते हैं निभाग, ठीक है। क्या कहते हैं? निभाग। जब मैं आपको पढ़ाई थी तो मैं उसमें आपको बताई थी कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ऐसा नहीं है कि जो पोलन ट्यूब आ रही है सिर्फ बिजांड की तरफ से ही जाती है, ऐसा नहीं होता। इसके 3 माध्यम होते हैं, या तो वो निभाग की तरफ से आएगी, या तो बिजांड की तरफ से जाएगी, या तो इसका जो अध्यावरण है उस अध्यावरण के बीच वाले भाग से प्रवेश करती है। जब जाके प्रवेश करती है अपने रसायन को छोड़ती है और मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। नेक्स्ट, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है, पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है, 8 कोष की 7 केंद्र की, 7 कोष की 8 केंद्र की, 8 कोष की 8 केंद्र की, या 7 कोष की 7 केंद्र की। पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है, भ्रूणकोश के अंदर ही, ठीक है, भ्रूणकोश के अंदर ही दोहरा निषेचन होता है जिसको डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इनके अंदर क्या होती है? 7 सेल्स और कितने न्यूक्लियस? बताओ, 8 केंद्रक होगा या 7 केंद्रक या 8 सेल? बताओ कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी? ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, क्योंकि जब आप पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश देखते हो उसमें आपको 7 सेल नजर आती है, ठीक है। ये आपका पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है जिसमें आप देखते हो कि 3 केंद्रक यहाँ ऊपर की तरफ, ठीक है, और 2 केंद्रक बीच की तरफ, और 3 केंद्रक जो होते हैं नीचे की तरफ होते हैं। इन तीनों जो नीचे का केंद्रक होता है, इस नीचे वाले केंद्रक को हम कहते हैं अंड समुच्चय। अंड समुच्चय क्यों करते हैं? जो दोनों की साइड वाली सेल्स होती है उसको हम कहते हैं सिनर्जिट सेल। सिनर्जिट सेल्स का कार्य होता है जैसे ही पोलन ट्यूब आएगी ये अपने रसायन को छोड़ेगी, जैसे ही रसायन छूटेगा जो मेल गैमेट होगा वो तुरंत कहाँ चला जाएगा? मादा युग्मक के पास। अब जैसे ही नर और मादा दोनों एक दूसरे के पास आएंगे उन दोनों का क्या हो जाएगा? संलयन, यानी कि 23 से कितना ऐड हो जाएगा? 46, यानी कि अगुणित अगुणित से क्या बन जाएगा? द्विगुणित बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसके लिए एक अलग कोश का, यहाँ पे भी अलग कोश का, यहाँ पे भी अलग कोश का, इधर भी अलग इधर भी अलग, लेकिन ये बीच का जो ध्रुवी न्यूक्लियस है, ये जो ध्रुवी न्यूक्लियस होता है ये एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश होता है वो हमेशा 7 कोश की 8 केंद्र की होता है। क्यों? क्योंकि बीच का जो द्वितीय केंद्रक है ना, ये जो बीच का जो द्वितीय केंद्रक होता है ये एक ही सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। यही जब दूसरे मेल गैमेट से संलयित होता है तो त्रिक समेकन, त्रिक संलयन और भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो भ्रूण को पोषण देगा, है ना। क्या करेगा? भ्रूण को पोषण देने का कार्य करेगा। नेक्स्ट, एक उन्मिल परागणी पुष्प में ऑटोगेमी संपन्न हो सकती है यदि परागण वर्तिकाग्र के सुग्राही होने से पहले परिपक्व हो जाते हैं, या वर्तिकाग्र परागकणों के परिपक्व होने से पहले ग्राही हो जाता है, या परागकण व वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं, या परागकोश व वर्तिकाग्र दोनों की लंबाई बराबर होती है। एक चीज आपको हर एक पौधे में अंतर दिखता है, कभी कभी जो स्त्री केसर होता है वो पहले परिपक्व होता है, लेकिन जो पुंकेसर वाला जो नर भाग होता है वो बाद में परिपक्व होता है।
है ना। किसी किसी में पौधों में आपको दिखेगा स्त्री केसर की जो हाइट होती है वो लंबी होती है और पुंकेसर की हाइट जो होती है छोटी होती है। किसी किसी में आपको जो अंडाशय दिखते हैं, जो स्त्री केसर दिखता है वो समूह में दिखते हैं, यानी कि एक ही पुष्प के अंदर ढेर सारे पुंकेसर दिखेंगे, ढेर सारे स्त्री केसर दिखेंगे। तो एक उन्नमिल परागणी पुष्प में ऑटोगेमी संपन्न हो सकती है यदि क्या होगा, तो संपन्न होगी। तो यार बेटा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा कि परागण व वर्तिकाग्र एक ही समय पर परिपक्व होते हैं। जिस पौधों में परागण व वर्तिकाग्र एक ही समय पर क्या होंगी, परिपक्व होंगी, उनमें क्या होता है, उन्मील परागणी पुष्प यानी कि ऑटोगेमी संपन्न होता है। ऑटोगेमी के लिए हमेशा परागकण का और वर्तिकाग्र दोनों का एक साथ परिपक्वन होना जरूरी है। तो ये उसी पुष्प में यह क्रिया होगी, यह परागण की जो क्रिया होगी ये ऐसे पुष्प में पाई जाएगी जिसमें परागकण और वर्तिकाग्र दोनों एक साथ परिपक्व होंगे। अगर मानो किसी ऐसे पौधे जिससे परागकण अलग टाइम पे और वर्तिकाग्र अलग टाइम पे परिपक्व होंगी तो उनमें ये कैपेसिटी क्षमता नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट, जल परागित पादप का नाम है। आपको छोटा से छोटा पौधा, बड़ा से बड़ा पौधा मिलेगा। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो कीट परागित होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जल परागित होते हैं, कुछ वैसे होते वायु परागित होते हैं। ये परागण का, ये क्रॉस पॉलिनेशन का एक कई सारे घटक होते हैं। एयर पॉलिनेशन, ठीक है, वाटर पॉलिनेशन और जो इंसेक्ट यानी कीटों के द्वारा, कुछ चमगादड़ करते हैं, कुछ घोघा करते हैं, गिलहरी के द्वारा, है ना। गिलहरी देखते हो ना, जो आप कभी कभी आप देखते हो कि जहाँ पे हम पौधे उगाते भी नहीं है लेकिन वहां पे हमें पौधे दिख जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि वहां पे बीज आया कहाँ से? कभी कभी आप घरों पे पेड़ पौधे उगते हुए देखते हो, है ना। दीवार होती, दीवारों पे क्या उग गए, पौधे उग गए। तो पौधे उगे कहाँ से? ये कुछ ऐसे जीव होते हैं, यानी कुछ पक्षियों के द्वारा, कुछ ऐसे जीव होते हैं जो परागणों को भोजन के रूप में यूज करते हैं, है ना, खाने के लिए जाते हैं। और जैसे ही परागकण या किसी पौधे पे जो बीज होते हैं, है ना, बीज कहाँ गए, अचानक वो छोड़ के क्या हो जाते, भूल जाते, तो वो अंकुरित, अगर मौसम आएगा तो मौसम में क्या कर देगा, वो जर्मिनेट करेगा। हाइड्रीला, मटर, नींबू, इनमें से कोई नहीं। बताओ जल परागित पुष्प कौन है, कौन सा ऐसा पौधा है जिनमें जल के द्वारा पॉलिनेशन होगा? अगर उसको जल नहीं मिलेगा तो ये परागण की क्रिया को संपन्न नहीं करेगा। जल परागित पुष्प कौन है? तो हाइड्रीला जो होता है वो जल परागित होता है। नींबू हो गया, ये जल परागित नहीं है। मटर भी आपका जल परागित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। पौधों की जाति, ठीक है, पौधों का वर्ग, पौधों का जो वर्ग अलग अलग है। बहुत सारे आपको पौधों की जातियां मिलेंगी, बहुत सारे वर्ग मिलेंगे। कुछ ऐसे भी पौधे आपको देखने के लिए मिलेंगे जो आपने कभी देखा नहीं होगा, कभी सुना भी नहीं होगा, है ना। ये सब आपको बॉटनी के अंतर्गत आती है ना। जब आप आगे की क्लास में जाओगे तो पहली बार कुछ ऐसे आपके पौधे सामने आएंगे, लगेगा इसको तो हम पहली बार देख रहे हैं। तो हर एक पौधे में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। एल्गी जो होती है वो कहाँ पाई जाती है, समुद्र में ही पाई जाती है। लेकिन उसमें भी क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन, और वो भी जनन कर रही है, जनन के थ्रू जल के अंदर ही अपनी संख्या को बढ़ा रही है। स्तरी जो पौधे होते हैं वो भी जनन कर रहे हैं, जनन के थ्रू अपनी संख्या बढ़ा रहे हैं। अगर वो अपनी संख्या ना बढ़ाए तो उनका जो जाति का अस्तित्व तो वो ही समाप्त हो जाएगा ना। कुछ ऐसे जो पौधे हैं, कुछ ऐसे जीव, ऐसे पौधे आप जो रेड डाटा बुक के अंतर्गत पढ़ते हो कि जो विलुप्त हो चुके हैं। तो उनमें ऐसा क्यों है, क्योंकि उनकी जो जातियां थी, उनकी जातियां रिप्रोडक्शन करना बंद की। जैसे ही रिप्रोडक्शन बंद हुआ वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए, क्योंकि उनका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। तो शैवाल में, कवक में, आवृत्त बीजी पादपों में, अनावृत्त बीजी पादपों में, एल्गी, फंजाई, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो हमेशा याद रखना जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, 5 वर्ग आप पढ़ोगे, है ना। एल्गी पढ़ोगे, फंजाई पढ़ोगे, टेडोफाइटा पढ़ोगे, ब्रायोफाइट्स आप पढ़ोगे, कितने भी आप वर्ग पढ़ोगे, लेकिन सबसे अगर जो डबल फर्टिलाइजेशन ये गुण पाया जाता है सिर्फ आपके आवृत्त बीजी पौधों में। किसमें, आवृत्त बीजी पौधों में। अब कुछ बच्चों को ये कंफ्यूजन होता है कि जो अनावृत्त बीजी होते हैं उनमें बीज नहीं होते। बेटा बीज होता है, अगर आप टेडोफाइट्स देखोगे उसमें आपके बीज नहीं होते, है ना। ब्रायोफाइट्स देखोगे उसमें आपको सीड नहीं मिलेंगे, एल्गी में आपके सीड नहीं मिलेंगे, लेकिन एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में सीड मिलते हैं। बस फर्क ये होता है, अनावृत्त बीजी जो होता है उसमें जो बीज होता है वो बीज आवरण से सुरक्षित नहीं होता, लेकिन जो आवृत्त बीजी होता है उसमें बीज
आवरण पाया जाता है, क्योंकि नाम से ही आपको पता चला आवृत बीजी। आवृत का मतलब हो गया आवरण, बीजी का मतलब बीज, ठीक है। अनावृत जिसमें कि आवरण ही ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जो दोहरा निषेचन होता है वो हमेशा आवृत बीजी यानी कि जिम्नो एंजियोस्पर्म में पाए जाएंगे। किसमें पाए जाएंगे? जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट, आवृत बीजी पौधों का भ्रूणपोष होता है। एंजियोस्पर्म वाले जो पौधे हैं उनमें भ्रूणपोष होता है। देखो भ्रूणपोष का व्यवस्था भी अलग अलग होती है। भ्रूणपोष की व्यवस्था अलग है ना। स्त्रीकेसर की व्यवस्था अलग है, पुंकेसर की अलग है। तो जितने भी आवृत्ति बीजी वाले पौधे होते हैं उनमें भ्रूणपोष होता है। कैसा होता है? द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित या अगुणित। भ्रूणपोष का काम है भ्रूण को पोषण देना। जैसे ही भ्रूणपोष का निर्माण होता है, पहले से भ्रूणपोष से प्राथमिक भ्रूणपोष, द्वितीयक, तृतीयक, है ना, इन तीनों भ्रूणपोषों का निर्माण होता है और इनका कार्य है भ्रूण को क्या देना? पोषण देना। जब तक ये पोषण नहीं देंगे तब तक हमें कोई भी बीज नहीं मिलेगी, है ना। जिस बीज से हम नए नए पौधे उगाते हैं, है ना, जैसे गेहूं के मौसम में गेहूं की खेती हमने कर ली, है ना, तो उसी की बीज को फिर वापस से क्या करते हैं? उगाते हैं। तो अगर वो इसमें भ्रूणपोष ना रहे तो वो बीज ही ना बने। तो ये कैसे होते हैं? द्विगुणित, बहुगुणित, त्रिगुणित या अगुणित। तो जितने भी आपके जिम्नो एंजियोस्पर्म वाले हैं, जिस बीज में बीज आवरण प्रेजेंट होगा उनके अंदर जो भ्रूणपोष होता है वो हमेशा त्रिगुणित होता है, क्योंकि 2n से n, ठीक है, 2n प्लस 3n दोनों आपस में मिलते हैं, 3n बनाते हैं। इसी 3n को त्रिक समेकन या त्रिक संलयन कहा जाता है। एक नंबर में आपसे पूछा भी जाता है त्रिक संलयन या त्रिक समेकन क्या होता है, तो आप हमेशा बताओगे एक नरयुग्मक जब द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित होता है उसको हम कहते हैं त्रिक संलयन, ट्रिपल फ्यूजन या त्रिक समेकन, ठीक है, जिससे किसका निर्माण होगा? भ्रूणपोष का निर्माण होता है, ठीक है। नेक्स्ट, किसी एक लिंगी पौधे के लिए कृत्रिम संकरण की योजना बनाने में निम्न में से कौन सा पद किसी महत्व का नहीं है? मादा पुष्प का बैगिंग या वर्तिकाग्र पर परागकणों का छिड़काव या विपुंसन या परागकण एकत्रीकरण। बताइए इसमें से राइट कौन सा होगा? जब किसी भी एक लिंगाश्रय का मतलब होगा कि कुछ ऐसे पुष्प होंगे जिसमें या तो पुंकेसर होगा या तो स्त्रीकेसर होगा, या तो पुमंग या तो जयांग, जिसमें दोनों, है ना, जिसमें पुमंग और जयांग दोनों पाया जाता है उसको हम द्विलिंगी कहते हैं। और जिसमें या तो पुंकेसर या तो स्त्रीकेसर उसको हम क्या कहते हैं? एक लिंगी। तो एक लिंगाश्रय में अगर कृत्रिम संकरण, देखो फर्टिलाइजेशन के दो माध्यम होते हैं, वो चाहे अगर आप जंतु को देखोगे, किसी मनुष्य को देखोगे या किसी भी पौधे को देखोगे, इनमें जो निषेचन की क्रिया एक तो हमारी नेचुरल होती है, जो हमारी जिसको हम कंट्रोल नहीं है, ठीक है, जिसको हम नहीं रोक सकते, और कुछ जो निषेचन होता है वो आर्टिफिशियल होता है। आर्टिफिशियल कौन करेगा? मानव के द्वारा होगा। तो अगर आर्टिफिशियल द्वारा कृत्रिम संकरण यानी कि जो किसी भी नई जाति का निर्माण करना होगा तो इसमें से कौन सा पद महत्व नहीं रखता है? अगर मादा पुष्प का बैगिंग किया जाएगा वो, या वर्तिकाग्र पर परागकणों का छिड़काव कर देंगे वो, या विपुंसन या परागकण एकत्रीकरण। तो यहाँ पे क्या होगा? विपुंसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विपुंसन जो होगा इसका कोई भी महत्व नहीं रह जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, भ्रूणपोष में गुणसूत्री की संख्या होती है। जो भ्रूणपोष है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है 2n, 3n या n, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, यहाँ पे n है। तो भ्रूणपोष में गुणसूत्र कितने होंगे? 2n, 3n या n। तो अगर 2n प्लस n मिल रहे हैं तो हमेशा क्या होते हैं? 3n की त्रिगुणित यानी कि त्रिक समेकन। तो जितने भी भ्रूणपोष होते हैं उनमें जो गुणसूत्र की संख्या होगी कितनी होगी? 3n होगी, ठीक, कितनी? 3n, यानी कि 46 प्लस 23 और ऐड कर लेना। अगर ये जितने भी जीव में, ठीक है, जिसमें त्रिक समेकन होगा, हालांकि किसी में नहीं होता, सिर्फ ये जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वाले को छोड़ के, है ना, मानव में भी ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो क्या होगा? 3n। नेक्स्ट, भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता कहते हैं सर जगदीश चंद्र बोस को, प्रो पंचानन माहेश्वरी को, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को, या डॉक्टर बिरबल साहनी को। भारतीय भ्रूण विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? देखो जितने भी हमारी साइंस रिलेटेड, है ना, साइंस रिलेटेड जितनी भी शाखाएं होंगी
जितने भी आपको नाम मिलेंगे, जितने भी आपको सिद्धांत मिलेंगे, ये किसी न किसी वैज्ञानिक के द्वारा ही दिया गया है ना। तो जो ये भारतीय भ्रूण विज्ञान, जिसमें सिर्फ भ्रूण का, एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाता है ना। जैसे हम कहते हैं कि पेड़ पौधों के अध्ययन, जिसमें वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा उसको बॉटनी, जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान, है ना, जूलॉजी। जिसमें कार्बनिक वो हमारी केमिस्ट्री में आ जाती है। तो ये जो भ्रूण विज्ञान, अभी आगे चल के आप जब आगे क्लास में जाओगे तो माइकोलॉजी, यानी जिसमें फंजाइयों का अध्ययन, जिसमें एल्गी का अध्ययन, इसको फाइकोलॉजी, ठीक है, फाइकोलॉजी, माइकोलॉजी, जेनेटिक, ये सारी चीजें अलग अलग आपको शाखाएं मिलेंगी। तो ये जो भ्रूण विज्ञान, जिसमें सिर्फ भ्रूणों का अध्ययन किया जाएगा, एम्ब्रियो का अध्ययन किया जाएगा, ये इस शाखा को कौन बनाया था? सर जगदीश चंद्र बोस, प्रो पंचानन माहेश्वरी, डॉक्टर हरगोविंद खुराना या डॉक्टर बीरबल साहनी? बताइए। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि प्रो पंचानन माहेश्वरी। ठीक है, कौन है? प्रो पंचानन माहेश्वरी ने क्या है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है ना। इन्होंने एक ऐसी शाखा बनाया जिसमें सिर्फ एम्ब्रियो का ही अध्ययन किया जाता है। अब वो चाहे प्लांट से रिलेटेड हो, यानी पेड़ पौधों से रिलेटेड हो, या चाहे जीव जंतुओं से रिलेटेड हो। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कूट फल है? सेब, आम, अंगूर, मटर। निम्न में से कौन सा कूट फल है? कूट फल का मतलब होता है असत्य फल। ठीक है, कूट फल को ही हम कहते हैं असत्य फल। देखो, कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिनका निर्माण में सिर्फ ओवरी भाग लेती है ना। परिपक्व ओवरी को ही हम फ्रूट कहते हैं। आपसे अंडाशय पूछा जाता है, फल हम किसे कहते हैं? तो हमेशा बताना कि परिपक्व अंडाशय को ही फल कहते हैं, क्योंकि जब अंडाशय जो होता है, ओवरी परिपक्व हो जाती है, वही किस में चेंज हो जाती है? फ्रूट में, जो हम फ्रूट यूज करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे फ्रूट होते हैं जिनके निर्माण में ओवरी भी भाग लेती है, या ओवरी ना लेके उसका पुष्पासन वाला भाग लेता है। तो जिस फ्रूट में या जिस फल के निर्माण में पुष्प का पुष्पासन भाग लेता है, उसको हम या तो कूट फल कहते हैं, या तो असत्य फल कहते हैं, या तो फॉल्स फ्रूट कहते हैं। तो जो सेब होता है, इसको हम कूट फल कहते हैं, क्योंकि इनके निर्माण में पुष्पासन भाग लेता है। और कुछ आप कंफ्यूज हो जाते हैं जब आपसे पूछा जाता है कि आप सेब का कौन सा भाग खाते हो। ठीक है, पुष्प में जो सेब है, सेब का आप कौन सा भाग खाया जाता है? तो हमेशा याद रखना पुष्पासन खाते हैं। बाकी आम पूछा जाएगा, अंगूर हो गया, मटर हो गया, इसका हम कौन सा भाग खाते हैं? ओवरी वाला, यानी कि अंडाशय वाला भाग खाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल? देखो, असत्य फल को हम आभासी भी कहते हैं। कूट, आभासी और असत्य, ये जो जितने भी फल होंगे, ठीक है, ये सारे का नाम एक ही है, और इनमें फलों का जो निर्माण होगा वो होगा पुष्पासन से। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? सेब नहीं है, या स्ट्रॉबेरी नहीं है, अखरोट नहीं है, या आम नहीं है। तो आभासी फल में कौन आएगा? बताओ, आभासी फल कौन सा नहीं है? ठीक है, तो आम जो होगा ये आभासी फल नहीं है, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का भी निर्माण पुष्पासन से, अखरोट जो हम खाते हैं उसका निर्माण भी पुष्पासन से, और सेब जो हम खाते हैं उसका निर्माण भी पुष्पासन से होता है। लेकिन ये जो आम हम खाते हैं, आम का निर्माण पुष्पासन से ना होके किससे होता है? इस तरह केसर का जो पार्ट ओवरी है, यानी अंडाशय से होता है। ठीक है, अब आप सभी कुछ बच्चों का ये भी हो रहा है कि हम नोट्स कहाँ, PDF कहाँ मिलेगा, है ना। मैं क्या बोल रही हूँ, आपको पढ़ने से ज्यादा, है ना, कोई भी आपकी क्लास जब स्टार्ट होती है, आप कहीं भी पढ़ते हो, यही की बात नहीं, कहीं भी पढ़ते हो, आपके अंदर करने से ज्यादा इच्छा बहुत ज्यादा हो जाती है ना। करना नहीं चाहते हो, लेकिन चाहिए आपको सब। ठीक है, तो जो बच्चे पहले से ही एप्लीकेशन को डाउनलोड कर चुके हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि आपको ये जितने भी जो 500 क्वेश्चन का PDF जो है वो आपको मिलेगा कहाँ पे। इसके लिए आपको, जो बच्चे एप्लीकेशन को ज्वाइन किए हैं, तो यहाँ पे जो फ्री कोर्स है, यहाँ पे आपको, ठीक है, यहाँ पे जब फ्री कोर्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको 10th 11
ठीक है, 10वीं 11वीं और 12वीं तीनों को मिलेंगे, तो आपको 12वीं का जहाँ होगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जो बच्चे नहीं ज्वाइन किए, यानी कि किसी का पहला क्लास होगा, दूसरा क्लास होगा, उनके भी अंदर इच्छा होगी कि नहीं हमें भी अब तैयारी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि अब तक तो सो रहे थे, है ना। और अभी भी कुछ लोग सोओगे, अभी क्लास कर रहे हो, क्लास में हाँ मैम या सर बोल रहे हैं, ठीक है हाँ करेंगे, अब ठान लिए करेंगे, लेकिन जब करना होगा तो नहीं करोगे। छोड़ो कौन करेगा, अभी तो एग्जाम है, फरवरी में है ना, ऐसा जरूर आता है। तो ये जो आपके अंदर का जो एक जो आदतें है ना, उस आदतों को आपको छोड़ना है। अब ये इतना ठान के चलना है खुद से, क्योंकि जब आपको कितना भी टीचर्स पढ़ा ले, आपके स्कूल में कितना भी पढ़ा दिया जाए, आपको रटवा ही क्यों न दिया जाए, जब तक आप नहीं करोगे तब तक नहीं पा सकते। तो इतना आप ठान लो कि चाहे आप किसी भी ऑनलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, आप स्कूल में कहीं भी जा रहे हो, आपका सिलेबस खत्म होता ही हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपको खुद से ठानना है कि नवंबर तक, ठीक कितना, नवंबर तक, नवंबर बहुत ज़्यादा टाइम है ना, नवंबर तक आपको पूरे हर एक सब्जेक्ट के सिलेबस को बिल्कुल ख़त्म कर लेने हैं। बाकी जो आपका दिसंबर और जनवरी बचता है, उसमें आपको रिवीजन देना है। अगर आप नवंबर तक सिलेबस खत्म कर लोगे खुद से, और एक चीज़, आप अगर 12th में बड़े हो गए हो, थोड़ा खुद से लिखना सीखो, है ना। आप लोगों को छपा छपाया बहुत ज़्यादा चाहता है, तो खुद से नोट्स बनाना सीखो। हर एक टीचर का लो आप, लेकिन जो आप अपने भाषा में लिख सकते हो, है ना, जो आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, वो कोई नहीं लिख सकता। और जो आपका लैंग्वेज लिखा होगा, जो आप समझ सकते हो, वो कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, तो खुद से नोट्स बनाने की कोशिश करो। हाँ, पीडीएफ कहाँ चाहिए बेटा, यहाँ पे आपको जो अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करेंगे, जो बच्चे डाउनलोड के कर लिए हैं उनको ये फ्री कोर्स है, यहाँ पे आपको 500 क्वेश्चन के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो बच्चे नहीं डाउनलोड किए, उनके लिए आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करना होगा, और डाउनलोड करने के बाद आप लॉगिन रजिस्टर करेंगे, रजिस्टर करने के बाद आपको फ्री कोर्स में जाएंगे, यहाँ पे आपको पीडीएफ सारे जितने 500 क्वेश्चन के वो मिल जाएंगे। ठीक है, ओके। तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व, क्योंकि बीच में जरूर आ रहा होगा मैम पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा, है ना। करने से ज़्यादा, पढ़ने से ज़्यादा आपको टेंशन होती है चीज़ मिलने की। नेक्स्ट, ठीक है। अब देखो, कभी कभी आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न भी पूछा जाता है। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इसमें आपके सब दीर्घ उत्तरीय यानी 1 नंबर से लेकिन 3 नंबर तक मैं करवाऊंगी, बाकी रह गया आपका 5 नंबर वाला, वो आपका आगे होगा। ठीक है, तो इस पुष्प दल का कार्य क्या कार्य है? पुष्प दल जो होते हैं, पुष्प दल का क्या कार्य है? तो इसके देखो, जो पुष्प दल है, कोई भी एक फ्लावर है, कोई भी एक पुष्प है, इस पुष्प दल में 2 कार्य होते हैं। एक होता है कलिका अवस्था में यह जनन अंगों की रक्षा करता है। पुष्प के अंदर जो बेटा जो पुष्प दल पाए जाते हैं, ये क्या करेंगे, जो कलिका अवस्था आपकी होगी, कौन सी अवस्था होगी, कलिका अवस्था में या जनन अंगों की रक्षा करते हैं। यानी कि जब पुष्प का कलिका अवस्था होगी, तो उस अवस्था में क्या करेंगे, जो पुष्प का जनन अंग होंगे, यानी कि जयांग और पुमंग होंगे, इनकी क्या करते हैं, रक्षा करते हैं। ठीक है, दूसरा, ये कीटों को आकर्षित कर कीट परागण में सहायक होते हैं। इसके साथ साथ जो ये दल होता है ना, ये दल का कार्य होता है कीट पतंगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और आकर्षित करने के बाद इसको परागण में सहायता करते हैं। क्योंकि जब तक जितने भी कीट परागित पुष्प हैं, मानो उनके पास कीट आकर्षित नहीं हुए, और उनके पास निषेचन का, परागण का एक ही माध्यम कीट है ना, और उस बेचारे के पास कीट जब आएगा ही नहीं, तो निषेचन होगा कहाँ से, है ना। बताओ, वो बेचारा वेट करेगा, है ना। जो स्त्री केसर होगी, स्त्री केसर के अंदर क्या होगा, जो मादा युग्मक होगा, वेट करेगा कि भाई परागण आए, यानी कि नर युग्मक आए, और हम दोनों आपस में संलयित हो, और संलयित होने के बाद एक नई जाति का हम लोग निर्माण कर दे, है ना, अपनी संख्या को बढ़ा दे। तो ये पुष्प दल के यही कार्य होते, 2 कार्य होते हैं। एक तो ये कलिका अवस्था में जननांगों की रक्षा करते हैं, और दूसरा क्या होता है, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और आकर्षित करने के बाद परागण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट, टेपटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है? जैसा कि मैं आप सभी को बता चुकी हूँ, जो टेपटम है वो कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है। देखो, टेपटम जो होता है ना, टेपटम हमेशा आप क्या देखते हो कि मानो ये पुंकेसर है, ये पुंकेसर है, पुंकेसर का ये वाला जो भाग है, ये क्या है, परागकोश बोला जाता है। जब हम परागकोश को सेक्शन कट करते हैं ना, मानो हमने क्या किया, इस परागकोश का सेक्शन कट किया,
तो ये बीच वाला भाग जो हमें क्या होता है, योजी वाला है ना, मानो हमने क्या किया, यहाँ से कट किया तो ये वाला जो पार्ट से बच गया। इसके अंदर हमें 4 लोब्स दिखाई देती हैं। कितनी लोब्स होती है, 4, 1 2 है ना, 3 और 4। ये 4 लोब्स हमें दिखाई देती हैं। कितनी लोब्स हमें दिखाई देती हैं, 4 लोब्स हमें दिखाई देती हैं। तो ये टैपेटम में, ठीक है, जो टैपेटम होती है ये मानो लघु बीजाणुधानी है। तो इस लघु बीजाणुधानी की सबसे अंदर की लेयर, यहाँ पे एक लेयर होती है, ये टैपेटम की लेयर कहलाती है। ये टैपेटम की लेयर क्या करेगी, लघु बीजाणु को, इसके अंदर जो लघु बीजाणु होगा उस लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करेगी। क्या करेगी, उस लघु बीजाणु को पोषण देने का कार्य करती है। तो टैपेटम का कार्य क्या है, तो परागकोश की लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी परत टैपेटम कहलाती है। ठीक है, और यह लघु बीजाणु या पराग कणों को पोषण प्रदान करती है ना। ये क्या करेगी, लघु बीजाणुधानी, यानी कि जो लघु बीजाणुधानी जो होती है 4 लेयर से मिलकर बनी होती है, और सबसे अंदर की जो लेयर होती है वो सबसे अंदर की लेयर क्या कहलाती है, टैपेटम की लेयर कहलाती है। और ये क्या करती है, परागकणों को पोषण देने का कार्य करती है। नेक्स्ट, परागकण मात्र कोशिका में, परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो हमेशा याद ध्यान देना कि परागकण मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो क्या होती है, 2n होती है। ठीक है, परागकण मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या कैसी होती है, द्विगुणित होती है। कैसी होगी, द्विगुणित होती है, यानी कि उसमें, क्योंकि जैसे ही कोई पराग मात्र कोशिका, जैसे मैंने आपको लघु बीजाणुजनन जब मैं पढ़ा रही थी, मैं आप सभी को बताई थी बेटा लघु बीजाणुधानी के अंदर जो सेल्स होती है उस सेल्स की एक ऐसी अधोस्तरी कोशिका होती है जो कि निरंतर विभाजन करके, कौन सा विभाजन, समसूत्री, समसूत्री विभाजन करके परपसु कोशिका और अर्धसूत्री विभाजन, और अर्धसूत्री विभाजन के बाद एक नई जीव यानी कि एक मेल गैमिट नर युग्मक का क्या होता है, निर्माण होता है। तो परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या हमेशा द्विगुणित यानी कि 2n होती है। क्या होती है, द्विगुणित यानी कि 2n होती है। नेक्स्ट, मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। मादा युग्मोद्भिद यानी फीमेल गैमेटोफाइट, युग्मोद्भिद को हम कहते हैं गैमेटोफाइट। तो बताइए, जो मादा गैमेटोफाइट, अगर मैं आपसे पूछूं कि भ्रूणपोष और भ्रूणकोश में, है ना, भ्रूणकोश और भ्रूणपोष में मादा गैमेटोफाइट कौन है, तो क्या बताओगे। तो हमेशा याद रखना, जो हम कहते हैं कि पॉलीगेनम प्रकार का भ्रूणकोश में जो 7 सेल्स 8 न्यूक्लियस होते हैं वो मादा गैमेटोफाइट कही जाती है, मादा युग्मोद्भिद कहलाती है। तो मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु विकास से आप क्या समझते हैं। देखो, मादा आवृत्तिबीजी पादपों में मादा युग्मोद्भिद यानी जो भ्रूणकोश को, ये देखो मादा युग्मोद्भिद को हम क्या कहते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं। तो भ्रूणकोश को, ठीक है, भ्रूणकोश को के निर्माण के दौरान गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 अगुणित गुरु बीजाणु कोशिकाएं बनती हैं, और इनमें से सबसे नीचे की कोशिका आकार में बड़ी होकर सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका या मादा युग्मोद्भिद बनाती है, जबकि शेष 3 नष्ट हो जाती हैं। इसे ही एक बीजाणुता विकास कहते हैं। मतलब देखो, समझो क्या होता है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे समझो, जब हम देखते हैं बीजांड है, इस बीजांड के अंदर का जो सेल्स होती है, जो ना बीजाणुजन उत्तक होता है, ये विभाजन करता है। विभाजन करके अधोस्तरी कोशिका, अधोस्तरी कोशिका से परपसु कोशिका, परपसु कोशिका से किसमें चेंज हो जाता है, परपसु कोशिका, परपसु कोशिका में विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद निर्माण क्या होता है, पुंभ बीजाणु, ठीक है, मादा पुंभ बीजाणु कोशिका, जिसमें से 4 लघु बीजाणु का निर्माण। एक बार समसूत्री विभाजन से पहला अर्धसूत्री विभाजन 2, सेकेंड हुआ 4। अब चारों में से जो सबसे नीचे का है ना, मानो यहाँ पे 4 बना है, 1 2 3 4, तो चारों में से जो सबसे, ये तीनों जो होती है निष्क्रिय होती है ना, ये सक्रिय नहीं हो पाती। ये नीचे वाली जो लेयर होती है यही सक्रिय होती है, सक्रिय होके गुरु बीजाणु, ठीक है, गुरु बीजाणु या जो कहते हैं भ्रूणकोश का निर्माण करती है। ठीक है, नेक्स्ट,
परागण को परिभाषित कीजिए। पॉलिनेशन किसे कहते हैं? एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, पॉलिनेशन किसे कहते हैं? बेटा ध्यान से याद करना, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है, अब अभी नहीं पढ़ रहे हो ना, अब लगता है कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो अब पढ़ लो, अब पढ़ लोगे, क्योंकि एक मिसाल बन जाएगी। मिसाल क्या बनेगी? क्योंकि तुम बोर्ड एग्जाम में दोबारा नहीं बैठोगे, तुम दोबारा बैठने नहीं आओगे, और तुम्हारी अगर बैठने की इच्छा भी नहीं होगी, तुम्हारा कम भी नंबर आ जाएगा ना, तो तुम नहीं चाहोगे कि हमने जो एक साल अपना 12th में लगाया है वो 12th में फिर वापस से लगाएं। सोचोगे कि अब हमें आगे जाना है, ठीक, क्या सोचोगे? बोलोगे कि नहीं भाई, अब तो मुझे आगे जाना है, अब नहीं पढ़ना। तो मौज मस्ती कर रहे हो, करो, जो भी करना है करो, लेकिन बस यही लगभग अभी सितंबर से लेके अगर आपने, जब तक आपका एग्जाम चल रहा है उतना समय आप दे दिए, सक्सेस हो जाओगे पक्का। समय देने के साथ साथ जब आप, जो आपको टीचर्स पढ़ा रहा है, पढ़ोगे और खुद से रिवीजन करोगे, और खुद से रिवीजन करने का बेटा मैं एक ही बात बताती हूँ, आप सबका सुनो लेकिन लिखो अपने मन से। क्यों? क्योंकि जो तुम खुद लिख सकते हो, तुम अपना लैंग्वेज तुम खुद समझोगे, दूसरे की लैंग्वेज नकल मारने जाओगे, मेरी नकल मारने जाओगे, रट्टा मारोगे, लेकिन जो तुम खुद से समझ के लिखोगे वो कुछ और ही मजा होता है ना। क्योंकि जैसे कोई काम होता है, जब हमें दूसरा करके देता है तो हम उसके सहारे रहते हैं, लेकिन जब हमें वो चीज़ आ जाती है तो हम किसी के सहारे नहीं होते, है ना। तो वही बात है, खुद से हर एक काम सीखना सीख जाओ, ठीक। नेक्स्ट, तो पराग कणों के पुंकेसर से, पराग कोश से जयांग यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागण कहलाती है। मानो ये एक स्त्री केसर वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या लगे? पुंकेसर, इसमें भी क्या है? पुंकेसर, ठीक है, और यहीं पे एक और पौधा है, ठीक है, यहीं पे एक और पौधा आ गया, ये इसका स्त्री केसर वाला भाग, इसमें क्या लगे हैं? पुंकेसर लगे हैं। तो परागण होता क्या है? परागण में आप क्या देखते हो? ये पुंकेसर है, इस पुंकेसर के अंदर किसका निर्माण होगा? इसमें निर्माण होता है परागकण का, ठीक, इसमें निर्माण किसका होगा? परागकण का निर्माण होगा। अब क्या होगा? जैसे ही परागकोश परिपक्व हो जाता है, जैसे ही क्या हुआ? परागकोश परिपक्व हो गया, परिपक्व होने के बाद आप क्या देखते हो? मान लो किसी कीट के माध्यम से, किसके माध्यम से? किसी कीट के ही माध्यम से, है ना, किसी कीट के माध्यम से ये क्या किए? परागकण को लेके, ठीक है, परागकण को लेके इस वर्तिकाग्र पे छोड़ देते हैं। तो ये यानी कि परागण को आप क्या बोलते हो? परागकणों को, परागकणों के पुंकेसर से, परागकोश से जयांग यानी स्त्री केसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए। कौन से ऐसे पौधे हैं जो कीटों द्वारा परागित पौधों के नाम लिखिए? यानी कुछ देखो जो परागण के माध्यम है, कुछ में तो स्वपरागण, स्वपरागण में क्या होता है? आपको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं है, आपको जल का वेट नहीं करना, यानी कि जो जितने भी स्वपरागित पुष्प होंगे उनमें जल का वेट नहीं करेंगे, कीट का वेट नहीं करेंगे, या वायु का वेट नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें कीट के द्वारा परागण होता है, यानी कि जब तक उस पौधे के पास कीट नहीं आएगा तब तक वो परागण की क्रिया नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें जो परागण पहुंचेगा वो कीट के माध्यम से पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा? कीट के माध्यम से ही पहुंचेगा। तो कीटों द्वारा परागित पौधों को नाम लिखिए। तो कीटों द्वारा जो परागित पौधा होता है, पहला होता है आपका बिग्नोनिया, ठीक है, या बोगनविलिया होता है, लार्कस्पर होता है, डायंथस होता है और सालिवा होता है। ये सारे जो हमारे पौधे होते हैं ये हमारे क्या है? कीट परागित, यानी कि कीट का वेट करेंगे कि कीट आएगा 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 परागण लेके, उसके बाद हम क्या करेंगे? परागण की क्रिया करेंगे, ठीक। नेक्स्ट, जली परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। जली परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों के नाम लिखिए। जल के द्वारा होने वाले परागण का नाम बताइए। कौन सा ऐसा पौधा है जिनमें जल के द्वारा परागण होता है? जली परागण करने वाले पौधों का नाम बताइए, बताइए। तो हमेशा जब भी आपसे कभी कभी 4 का भी पूछा जाता है, 2 का, लेकिन यहाँ पे 1 नंबर में आता है। तो जली परागण करने वाले किन्हीं दो पौधों को नाम लिखिए। तो वैलिशनेरिया एवं जो हाइड्रिला होते हैं,
है ना, जो बैलिस्नेरिया का पौधा हो गया, हाइड्रीला का पौधा हो गया, इनमें जो परागण की क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? जल के द्वारा। किसके द्वारा होगी? जल के द्वारा। तो जली परागण करने वाले जीवों का नाम लिखिए, आप हमेशा याद रखोगे क्या? बैलिस्नेरिया और हाइड्रीला जो होते हैं उनमें एनिमोफिली, यानी कि जल के द्वारा परागण होता है। नेक्स्ट, दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की? आ गया ना, मैंने क्या बोला? डबल फर्टिलाइजेशन। बेटा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है। हर साल ये जो क्वेश्चन होते हैं आपके रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे, आपसे बार बार पूछा जाता है। दोहरा निषेचन क्या है? तो दोहरा निषेचन क्या है और इसकी खोज किसने की थी? मैं आपको पहले डायग्राम में समझ लो, फिर एनसीईआरटी की लाइन पढ़ लो, आपको आंसर में क्या लिखने। देखो ये बेटा हमारा क्या है? दोहरा निषेचन कभी कभी आपसे डायग्राम पूछता है, ठीक। नेमिंग आपको बहुत अच्छे से पता है। मानो क्या हुआ? परागण की क्रिया के द्वारा, ठीक है, परागण के द्वारा यहां पे क्या पहुंच गए? पोलिन ग्रेन। क्या है? पोलिन ग्रेन। परागण हुआ, परागण के द्वारा हमें क्या मिला? पोलिन ग्रेन मिला, ठीक। अब जैसे ही पोलिन ग्रेन बना, इनमें इनकी जो पराग नलिका पोलिन ट्यूब का क्या होता है? निर्माण होता है। क्या होता है? पोलिन ट्यूब का निर्माण। और इसी के अंदर ये भ्रूणकोश होता है। तो ये जो पोलिन ट्यूब आएंगे, ठीक है, आने के बाद अंदर की जो सेल्स होती है, एक न्यूक्लियस यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ पे होते हैं, एक यहाँ, दो साइड में और दो बीच में होते हैं। इन दोनों बीच में होने के साथ साथ इनका एक आवरण भी होता है। ये अपने में, ये अपने में है, ये दोनों एक में है, इनका अलग और इनका अलग होता है। इस प्रकार का आपको अंदर दिखाई देते हैं। अब क्या हुआ? जैसे ही पोलिनेशन के द्वारा, परागण के द्वारा, किसके द्वारा? परागण की क्रिया हुई, तो परागण के द्वारा जो पोलिन ग्रेन था वो कहाँ चला गया? स्त्रीकेसर में। परागण में हमने क्या बोला कि पुष्प के पुंकेसर के परागकोश से परागकणों का, है ना, स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पे पहुंचने की जो क्रिया होती है उसको हम कहते हैं परागण। तो यहां पे क्या होगा? जैसे ही परागण की क्रिया होती है, ठीक है, जैसे ही परागण की क्रिया हुई, परागण की क्रिया के बाद आपको क्या दिखेंगे? आप देखोगे ये जैसे जर्मिनेट करने के बाद इनमें पोलन ट्यूब का निर्माण होता है। पोलन ट्यूब निर्माण होने के साथ साथ इसमें दो गैमेट होते हैं। ये दोनों गैमेट यहाँ आएंगे, तो एक जब अंड कोशिका से, है ना, एक जब इस अंड कोशिका से सलैज बनाता है तो यानी कि n+n बराबर 2n हो जाता है ना, यानी कि एक मेल है और एक फीमेल है ना, मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों ने मिलके क्या बनाया? जाइगोट बना दिया। ये जाइगोट का निर्माण हो गया, ठीक है। इसी के बाद जब ये दूसरा जो न्यूक्लियस होगा ये भी पोलन ट्यूब के माध्यम से इस द्वितीय केंद्रक के साथ संलयित हो जाएगा। द्वितीय केंद्रक के संलयित यानी कि 2n+n बराबर क्या हो जाएगा? 3n। और ये 3n क्या होगा? त्रिक समेकन। क्या बोलते हैं? त्रिक समेकन। त्रिक समेकन कहते हैं या त्रिक संलयन कहते हैं, ठीक है, त्रिक समेकन या त्रिक संलयन कहते हैं। तो यही होता है डबल फर्टिलाइजेशन, यानी एक ही जीव के शरीर में दो बार निषेचन की क्रिया। कोई एक जीव का शरीर है और उस जीव के शरीर में क्या हो रहा है? दो बार निषेचन की क्रिया हो रही है और उस निषेचन की क्रिया को हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। देखो, तो एजी नवासेचन ने सर्वप्रथम फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम पादपों में दोहरा निषेचन खोजी। कभी कभी आपसे पूछा जाता है डबल फर्टिलाइजेशन सबसे पहले किस पौधे में किया गया था? आप बताओगे फ्रिटिलेरिया तथा लीलियम जो पौधा होता है सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक? एजी नवासेचन ने लीलियम पौधे पे दोहरा निषेचन खोज की थी। इसमें क्या होता है? इसमें एक अगुणित नरयुग्मक अगुणित अंड कोशिका से संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज या जायगोट बनाता है। यानी कि एक नर युग्मक जो अगुणित होगा और मादा युग्मक वो भी अगुणित होगी, दोनों आपस में संलयित होंगे। संलयित होने के बाद किसका निर्माण कर देंगे? युग्मनज यानी कि जायगोट का निर्माण करते हैं, ठीक है। जबकि दूसरा अगुणित नर युग्मक द्वितीय केंद्रक यानी जो बीच में ध्रुवीय केंद्रक होता है से संलयन करके त्रिगुणित यानी कि प्राथमिक भ्रूणकोश कोशिका बनाता है।
जब 2n और n मिलेगा वो आपस में मिलेंगे, त्रिक संलयन होगा और क्या बनाएंगे, प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका बनाता है। तो यही क्रिया त्रिक समेकन या त्रिक संलयन कहलाती है। और आवृत्ति बीजी में निषेचन क्रिया 2 बार संपन्न होती है, इसीलिए इसे द्विनिषेचन या दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि आवृत्ति बीजी पौधा एक ऐसा पौधा है जिनके शरीर में 2 बार निषेचन की क्रिया को शो करते हैं। एक जो नरयुग्मक होगा अंड कोशिका से संलयित होकर जायगोट यानी युग्मनज, युग्मनज से भ्रूण यानी कि भ्रूण का निर्माण करेगा। और दूसरा जो नरयुग्मक होगा बीच में जो ध्रुवीय केंद्रक यानी कि द्वितीय केंद्रक जो प्रेजेंट होंगे उनके साथ संलयित होगा और संलयित होने के बाद क्या बनाएगा, प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करेगा। यह प्राथमिक भ्रूणपोष परिपक्व होंगे, परिपक्व होने के बाद जो भ्रूण का जो जायगोट बनेगा, जायगोट से भ्रूण बनेगा, उस भ्रूण को पोषण देने का कार्य करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है। एक सेब है और उस सेब को हम कहते हैं आभासी फल कहते हैं। ठीक है, तो एक सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं और पुष्प का कौन सा भाग फल की रचना करता है, बताइए। कोई एक सेब है, उस सेब को हम आभासी फल कहते हैं और सेब का एक ही जो फल होगा वो क्या करेगा, रचना करता है। ठीक है, तो निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने से फल बनता है। जैसे ही निषेचन हुआ तो निषेचन के पश्चात जो अंडाशय होगा वो क्या होगा, परिपक्व होगा। अब परिपक्व होने के बाद जो अंडाशय ही फल में चेंज हो जाता है, फ्रूट का निर्माण करता है, वह पुष्प के शेष अंग झड़ जाते हैं। तो ऐसा फल सत्य फल कहलाता है। यानी कि आप पढ़े होगे निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। तो निषेचन पूर्व घटना में आपने युग्मक जनन पढ़ा हो, परागण पढ़े हैं, निषेचन पढ़े। निषेचन पश्च घटना में आप क्या देखते हो कि जैसे ही निषेचन हुआ, निषेचन के बाद जब परिपक्व अंडाशय हो जाते हैं तो पुष्प का जो अन्य भाग होते हैं वो झड़ जाते हैं। यानी कि दल, बाह्य दल, पुष्पांशन, ये जो स्त्री केसर वर्तिकाग्र ये क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। बचता क्या है, जो अंडाशय वाला भाग। तो परिपक्व अंडाशय से ही फ्रूट का निर्माण होता है और अंडाशय के अंदर जो बीज होता है, बीजांड होता है, उससे बीज का निर्माण होता है। तो निषेचन के पश्चात अंडाशय के परिपक्व होने के बाद फल बनता है और बाकी जो शेष अंग होते हैं वो झड़ जाते हैं। तो इस प्रकार के फल को हम सत्य फल कहते हैं। चूंकि पुष्पासन, ठीक है, चूंकि पुष्पासन फल का मुख्य खाने योग्य भाग बनाता है। ठीक है, अतः सेब को आभासी फल कहते हैं। नेक्स्ट, यदि किसी पौधे के परागकण में क्रोमोसोम की संख्या 21 है तो इसके अंड कोशिका और युग्मनज यानी जायगोट की कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या लिखें। मान लो अगर कोई परागकण में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, जो गुणसूत्र की संख्या कितनी है, 23 है, तो उसके अंड कोशिका, अगर गुणसूत्रों की संख्या में 23 है तो उसकी जो अंड कोशिका होगी उनमें और युग्मनज में जो जायगोट सेल्स होगी उनमें गुणसूत्रों की संख्या लिखी। ठीक है, तो आंसर क्या लिखोगे, यदि किसी पौधे के अगुणित परागकण में क्रोमोसोम की संख्या कितनी है, 21 है, तो उसकी अगुणित यानी अंड कोशिका में 21 एवं द्विगुणित युग्मनज कोशिका में 42 क्रोमोसोम होंगे। अगुणित में 23, अगर 21 है, अगर अगुणित परागकण 21 है तो उनमें जो अंड कोशिका होगी वो भी क्या होगी, 21 होगी। और जो युग्मनज क्या होगा, 42 होगा, क्योंकि दोगुनी हो जाती है, 2n से क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाती है। नेक्स्ट, असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर लिखिए। असंग जनन व अनिषेक फलन में अंतर लिखिए। देखो अनिषेक फलन और अनिषेक जनन में भी अंतर होते हैं। तो देखो असंग जनन किसे कहते हैं, इसमें आवृत्त बीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना ही भ्रूण यानी कि बीजाणुभिद का निर्माण होता है। असंग जनन का मतलब कि जिसमें कोई भी जनन नहीं हो रहा है। जनन का मतलब होगा दो जीवों का मिलन, है ना, या तो एक ही जीव का मिलन जो निषेचन हो रहा है। तो असंग जनन में इसमें आवृत्त बीजी पादपों में, किसमें, जितने भी एंजियोस्पर्म वाले पादप होंगे तो आवृत्त बीजी पादपों में अर्धसूत्री विभाजन एवं निषेचन के बिना ही, अर्थात नर एवं मादा युग्मक के संलयन के बिना भ्रूण व बीजाणुभिद का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं असंग जनन कहते हैं। और
अनिषेक फलन में क्या बोलते हो, इसमें पादपों में परागकण एवं निषेचन के बिना ही फल का निर्माण होता है। उदाहरण बीज रहित फलों का विकास। अनिषेक फलन में क्या होगा, बिना निषेचन के ही फ्रूट का निर्माण हो जाएगा, बिना युग्मक संलयन का फल का निर्माण हो जाएगा, वो आपका अनिषेक फलन। और असंग जनन में बिना नर और मादा, है ना, दो गैमेट आपस में संलयित नहीं हुए, फिर भी क्या होगी, निषेचन की क्रिया होगी। इस निषेचन की क्रिया को हम कहते हैं असंग जनन। ठीक है, तो बस आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को बाय बाय, टेक केयर। बाकी इसके जो आगे की क्लास होगी, ठीक है, इससे भी और रिलेटेड हमें क्वेश्चन करना है, तो आगे हम पार्ट 2 में करेंगे। ठीक है, अभी भी इससे पीछा नहीं छूटने वाला, इतना हमें कर लेना है ना, हमें इतना ज्यादा कर लेना है कि कहीं से भी आए, कहाँ से देगा कहाँ से, है ना, इतना कर लें कि कहीं से भी आए हम कर लेंगे, तो करेंगे तब जब आप करोगे। ठीक है, तो बच्चे ये आपको रिवीजन करनी है। पीडीएफ के लिए कहाँ मिलेगा, तो आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री कोर्स में जाएंगे, वहाँ पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और इसके आगे की जो पार्ट होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यानी कि कल की क्लास में। ठीक, तो सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।